नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत भागलपुर की खबर के साथ करेंगे। बता दें आपको कि भागलपुर में जहरीली शराब से मौत से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जो युवक है वो खुद को सप्लायर बता रहा है और शराब सप्लाई की बात को वो कबूल भी रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले पर छानबीन जारी। आपको बताते चले, सबसे पहले कबूलनामा सुनिए। बाप का नाम घर सिकंदरपुर। वह प्रशासन का तुमको डर नहीं है? प्रशासन का डर। एसपी सब पॉकेट में रहता है। खोलने के लिए ड्रोन कैमरा उड़ाया तो ढेर नहीं खोलता है। रुपया का बंडल जाता है ना प्रशासन के अंदर में, पैकेट में कुछ नहीं करता। किसको देते छोड़िए, जाने वाला चले जाता है। इसके बाद 4 महीना हो गया, 1 महीना। तो 4 महीना पहले जहरीली शराब सब मौत हुआ, तुम ही भेजे थे? हाँ, हम ही दिए। क्या नाम है तुम्हारा? भगत कुमार। बाप का नाम घर सिकंदरपुर। और कुछ वह प्रशासन का तुमको डर नहीं है? और इस वीडियो के वायरल होने के बाद एसएसपी ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और कार्रवाई का भरोसा दिया है। कि कुछ पिछले दिनों जो शराब कांड हुआ था, शराब से लोग बीमार पड़े थे, उसमें उसने शराब ला के बेची थी और अपने आप को मजारिपुर थाना जेल का बता रहा है। तो इसको किस तरह का अभी देखा नहीं है, आप लोगों के माध्यम से ही पता चला है और इसकी भी जांच करा के उचित कार्रवाई की जाएगी। और अगली बड़ी खबर समस्तीपुर से, जहां दिव्यांग महिला का शव बरामद किया गया है। हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले पर छानबीन कर रही है। आपको बताते चले कि खेत से दिव्यांग महिला का शव बरामद किया गया है और दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। उजियारपुर थाना इलाके की ये घटना है। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस ने चुप्पी साध रखी है। फोन गया यहाँ से, गांव के लोग फोन किए, वैसे से श्याम का मम्मी का लगता है जो हत्या हो गया है। सो हम लोग 2 घंटा से खोज रहे थे, नहीं मिला। तो खोजते खोजते मिला तो उस नंग अवस्था में गर्दन में वही उसी का साड़ी का गर्दन में बांधा हुआ था। और अगली बड़ी खबर भागलपुर से, जहां महिला के साथ दबंगों ने मारपीट की है। आपको बताते चले कि सास के साथ भी मारपीट हुई है। महिला ने शराब पीने से मना किया और उसके बाद दबंगों ने मारपीट की। आपको बताते चले सास और देवर के साथ भी दबंगों ने मारपीट की है और गांव के ही कुछ लोगों पर यह आरोप लगा है। पीड़ित की जमीन पर शराब का सेवन कर रहे थे। विरोध करने पर अपशब्द का भी उन्होंने इस्तेमाल किया और मारपीट भी की। पुलिस के रवैये से पीड़ित परिवार नाराज है। यादव ने और कैलाश यादव ने, भागवत यादव ने और मित्तो यादव ने, मुकेश यादव ने, उस पर हम सब ने दारू पी कर हाई मेरे जमीन पर करने लगा। तो हम बोले कि उधर जाकर हंसो, यहाँ का हंस बोल रहा है, हम अकेली हैं तो तुम सब हंस रहा है। इतने में हमको मैं भीड़ गया, भीड़ कर गले के सोना ठन्नी भर चकती छीन लिया, कौन के बाली छीन लिया, मरने लगा। मेरा सास दौड़ा। और अगली बड़ी खबर जहानाबाद से, जहां पति ने पत्नी की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। आपको बताते चले कि आपसी विवाद था और जिसे लेकर दोनों के बीच नोकझोंक हुई थी और उसके बाद पति ने पत्नी की चाकू से गला रेत दी और पत्नी पर हमले के बाद खुद का भी उसने गला काट लिया। दोनों की पीएमसीएच ले जाते वक्त मौत हो गई। आपसी विवाद में पति ने इस वारदात को अंजाम दिया है। शकूराबाद के बंधु बीगा गांव की यह घटना बताई जा रही है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। और देखिए, बीपीएससी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 67वीं बीपीएससी से ये बड़ी खबर, जहां आज जो परीक्षार्थी है वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बताते चले कि 8 मई को बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा होनी है और www.bpsc.bih.nic.in पर एडमिट कार्ड आपको उपलब्ध हो जाएगा। 67वीं बीपीएससी में 802 पदों के लिए परीक्षा है और 6,20,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। और
और बिहार में कॉमन सिविल कोड लागू करने की मांग तेज हो गई, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस मुद्दे पर बीजेपी और जेडीयू दोनों का स्टैंड अलग अलग है। कॉमन सिविल कोड समान नागरिक संहिता को भी और लागू करने का काम करेगी। कहीं से मामला बनता ही नहीं है, देश हित में प्रदेश हित में ले लिया जाता है। मौका था वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव का और स्थान था भोजपुर का जगदीशपुर। यहाँ एक साथ 78,000 से ज्यादा तिरंगा झंडा लहराकर विश्व कीर्तिमान बना। लेकिन इसी मौके पर बिहार बीजेपी के बड़े नेता सुशील मोदी ने एक ऐसी बड़ी बात कह दी जिससे जेडीयू के नेता बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। पहले आप ये सुन लीजिए कि सुशील मोदी ने कहा क्या था। बिहार नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है और कल ही भोपाल में अमित शाह ने ऐलान किया है कि धारा 370 तो हमने खत्म कर दिया, राम जन्मभूमि पर मंदिर का काम चालू हो गया, अब एक काम बचा कॉमन सिविल कोड का। और कल अमित शाह ने ऐलान किया है कि देश के अंदर जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वो अपने अपने राज्य में कॉमन सिविल कोड समान नागरिक संहिता को भी और लागू करने का काम करेगी। सुशील मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक दिन पहले दिए गए बयान का जिक्र किया और यह संकेत देने की कोशिश की कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां कॉमन सिविल कोड लागू होगा। अब सवाल है कि क्या बिहार में भी कॉमन सिविल कोड लागू होगा? यह सवाल जब बीजेपी के सहयोगी जेडीयू के नेता और जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से किया गया तो उन्होंने सीधे सीधे ना कह दिया। और हम लोगों की पार्टी की जो विचारधारा है उसके हिसाब से तो कुछ मुद्दे हैं जिस पर हम डिफर करते रहे। उसमें एक मुद्दा सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड का भी है। तो बिहार में कहीं से मामला बनता ही नहीं है। हालांकि बीजेपी नेता और राज्य के खनन एवं भूतत्व मंत्री जनक राम को उम्मीद है कि कॉमन सिविल कोड पर जेडीयू के नेता भी मान जाएंगे। पर विचार विमर्श करके सब लोग आगे बढ़ेंगे। तो आपको लगता है कि बिहार में कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, देश में लागू होना चाहिए, ये देश में लागू होना चाहिए, प्रदेश में लागू होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कॉमन सिविल कोड कोई आज का मुद्दा नहीं है, यह बीजेपी के एजेंडे का मुख्य मुद्दा रहा है और इस पर बहस सालों से होती रही है। आप ये जान लीजिए कि कॉमन सिविल कोड है क्या। कॉमन सिविल कोड यानी नागरिकों के लिए एक ही कानून, नागरिकों के लिए समान कानून की बात यह कोड करता है। भारत के संविधान में भी इसे लागू करने की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट भी कई मामलों में कॉमन सिविल कोड की जरूरत बता चुका है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और सूत्रों के हवाले से वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अहम और बड़ी बैठक करने वाले हैं और इसे लेकर तमाम तरह की तैयारियां भी की जा रही है। आपको बताते चले कि कोरोना को लेकर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बैठक होने वाली है और राज्यों के सीएम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये बैठक होने वाली है और दोपहर 12 बजे ये महत्वपूर्ण बैठक होगी। तो सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 27 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी बड़ी बैठक करेंगे। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर ये बैठक होगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों के सीएम भी इस बैठक में जुड़ेंगे और दोपहर 12 बजे ये महत्वपूर्ण बैठक होगी। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां राज्यों के सीएम भी जुड़ेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे। लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और इसे लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली। और अधिक अपडेट के साथ संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। आनंद, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी बैठक करने वाले, लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, इसे लेकर क्या कुछ तैयारियां बिहार में की गई है? देखिए, देश में कोरोना के रफ्तार धीरे धीरे बढ़ने लगे और बिहार में भी इसका असर देखने को मिला। बिहार में भी जो ताजा जानकारी मिली, नए ताजा आंकड़े आने लगे हैं कोरोना को लेकर। तो बिहार सरकार भी लगातार अलर्ट मोड में है और स्वास्थ्य विभाग को पहले से इसका निर्देश दे दिया गया है कि पूरी स्थिति पर पूरी तरीके से नजर बनाए रखें और जो टेस्टिंग है उस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें और लोग वैक्सीन जिन्होंने नहीं लिया उससे भी जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया उनकी पूरी की जाए। और इसी बीच में 27 तारीख को जो खबर मिल रही है कि प्रधानमंत्री देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीसी के जरिए
बैठक करेंगे और कोरोना की स्थिति क्या है उसका अपडेट लेंगे। तो बिहार सरकार की तरफ से तैयारी पूरी है और जो जानकारी मिली है कि 12 बजे ये वीसी के जरिए बैठक होगी, जिसमें हर स्टेट के मुख्यमंत्री अपनी अपनी बातों को रखेंगे पीएम में, और बिहार की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, स्वास्थ्य मंत्री भी जुड़ेंगे और अपनी बात बताएंगे कि बिहार की स्थिति क्या है और बिहार में तैयारियां क्या है। इसके पहले भी आपको याद होगा कि वैक्सीन को लेकर जो रिकॉर्ड था वो बिहार ने उसको बनाया था। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा लोग कोरोना से बचाव का उपाय जो बिहार सरकार ने किया था उसको लेकर भी बिहार सरकार काफी अलर्ट मोड में है। तो बिहार सरकार की तरफ से कोशिश रहेगी कि जो भी बिहार की वर्तमान स्थिति और उसके बचाव के लिए क्या कुछ किया जा रहा है उसकी पूरी जानकारी इस वीसी के माध्यम से दिया जाए। चलिए आनंद, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली बड़ी खबर छपरा से, जहां छपरा के तरैया में 3 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। इसके बाद से उत्पाद विभाग अलर्ट मोड में आ चुका है। लगातार शराब तस्करों के खिलाफ उत्पाद विभाग कार्रवाई कर रहा है। आपको बताते चले कि अब ठिकानों पर छापेमारी जारी है। जिले के दियारा इलाके में शराब तस्करों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है और सोनपुर के दियारा इलाके में देसी शराब को नष्ट किया गया। तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से बालू के अंदर ट्यूब में शराब छिपाकर रखी गई थी और जिसे उत्पाद विभाग ने नष्ट कर दिया है। आमतौर पर यहां इस सीजन में तरबूज की खेती होती है, लेकिन तरबूज की खेती छोड़ तस्कर जो हैं वो बालू के अंदर शराब छिपाकर शराब की तस्करी कर रहे हैं और जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया और लगातार उत्पाद विभाग की कार्रवाई जारी है। ये जिले में लगातार ड्रोन से हम लोग अभियान चला रहे हैं, जिसमें रात में नाइट विजन कैमरा के साथ ड्रोन से हम लोग छापामारी कर रहे हैं। उसी में कल रात में हम लोग सोनपुर में छापामारी किए, जिसमें करीब 12,000 क्विंटल जवा गुड़ को भी नष्ट किया गया है और करीब 400 लीटर जुलाई शराब को बरामद किया गया है। इसमें कोई किसी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं इसमें कि जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे उस पर हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। और गर्मी की वजह से पानी की किल्लत हर तरफ है। सीतामढ़ी की बात करें तो सीतामढ़ी में भी गर्मी की वजह से तालाब जो है वो सूख रहे हैं। सीताकुंड की बात करें तो सीताकुंड में भी पानी का जलस्तर कम हो गया है। देखिए संवाददाता राकेश रंजन की ये रिपोर्ट। माने बरसात नहीं है तो सूखबे करेगा, फिर बरसात आएगा तो फिर भर जाएगा। ये तो मिट्टी भरता है, इसमें कोई बोरिंग का पानी नहीं दिया जाता है। गर्मी के कारण कम रहा है, ऐसे बरसात आने से तो पूरा भरा हुआ रहता है। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग तो मुजफ्फरपुर से आए हैं, लेकिन यहाँ धरती घूमने आए थे। सीतामढ़ी जिले में गर्मी की तपिश जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जल संकट गहराता जा रहा है। हम आपको एक तस्वीर के माध्यम से दिखलाने की कोशिश करते हैं कि सीतामढ़ी जिले में जल संकट गहराने की स्थिति क्या है और आने वाले दिनों में यह कितना भयानक रूप ले सकता है। इसकी एक वानगी हम आपको दिखलाने की कोशिश करते हैं कि सीतामढ़ी जिले का यह पुनौरा धाम है और पुनौरा धाम के बीचों बीच यह सीताकुंड स्थित है और धार्मिक मान्यता ये है कि इसी सीताकुंड में राजा जनक ने हल चलाया था तो धरती के गर्भ से माता सीता प्रकट हुई थी और इस सीताकुंड का भी जो जलस्तर है अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और इस सीताकुंड में स्नान करते हैं और अपने आप को भाग्यवान मानते हैं, क्योंकि दूर दूर से यहाँ पर मंदिर के दर्शन करने के लिए पर्यटक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं और बिना सीताकुंड में स्नान किए हुए वो यहाँ से जाते नहीं है, क्योंकि इस सीताकुंड का धार्मिक महत्व काफी ज्यादा है। लेकिन आप तस्वीर देख सकते हैं इस सीताकुंड का जल स्तर धीरे धीरे कम होता जा रहा है और आने वाले दिनों में जल संकट जैसे जैसे गहराता जाएगा सीताकुंड की स्थिति और ज्यादा गंभीर होती जाएगी। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि काफी गर्मी पड़ने पर भी सीताकुंड का जल स्रोत जो होता है वो कभी सूखता नहीं है, लेकिन इस बार जो हालात है वो काफी खराब माने जा रहे हैं और आप तस्वीर देख सकते हैं सीताकुंड की स्थिति क्या है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में सीतामढ़ी जिले में जल संकट की स्थिति क्या होगी। खबर बगहा से, जहां गर्मी की वजह से तरबूज की डिमांड बढ़ गई है और लगातार जो तरबूज की फसल है वो भी अच्छी इस बार हो रही है और इसकी वजह से जो तरबूज के भाव है वो भी बढ़ रहे हैं। लगातार गर्मी की वजह से डिमांड बढ़ गई है, लोग भी इसका सेवन कर रहे हैं और इसके जो भाव है वो भी आसमान छू रहे हैं। बदहाल किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। देखिए संवाददाता मुन्ना राज की ये रिपोर्ट। बढ़ते गर्मी की तपिश के साथ ही तरबूज की मांग बढ़ गई है और विशेषकर बगहा में तरबूज किसानों के चेहरे पर इस साल मुस्कान जरूर देखी जा रही है, क्योंकि लगातार
पिछले 2 सालों से तरबूज किसानों की परेशानी बढ़ गई थी और उनकी मांग भी कम हो गई थी। तो इस साल तरबूज के अच्छे पैदावार भी हुए हैं और किसानों को अच्छे दाम भी मिलना शुरू हो गए हैं। जो तरबूज पिछले साल 2 रुपये किलो तक बिकता था, इस साल 1112 रुपये किलो की शुरुआत हुई है। खेतों में यहाँ व्यापारी पहुँच रहे हैं और तरबूज की भारी डिमांड है और कई महानगरों में भी तरबूज जा रहे हैं। तो बगहा में इस साल तरबूज के काफ़ी अच्छे पैदावार हुए हैं और जो किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला रही है। हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे हम बात भी करेंगे। कैसन देखा था तरबूज के मांग? मांग कैसे तरबूज की मांग देखा था? नहीं 11 रुपया का। 11 रुपये का मांग बा? हाँ 18 रुपया का। 18 रुपये का मांग। फसल कैसन भइल बा? फसल ठीक बा। फसल भइल बा? कितना मन अच्छा फसल भइल बा? हाँ एकदम अच्छा फसल है। क्या भैया पिछले 2-3 साल से 18 रुपया अंतर बा? अंतर तो इस टाइम ठीक है, लेकिन पिछले में कोरोना महामारी में हम लोग पिछड़ गए और 2 रुपया 1.5 रुपया किलो बेचे थे। ये बार 10 से 11 रुपया बिक रहा है। तो तरबूज जा कहाँ है? नेपाल जा रहा है, इंडिया में जा रहा है, जगह जगह मांग हो रहा है। बड़ा बड़ा शहर जा रहा है? जा रहा है। अब पिछले साल 2 साल नहीं जाता था? नहीं जाता था। फसल कैसा हुआ है तरबूज का? फसल तो अच्छा है। अच्छा फसल है। हाँ। और दाम भी अच्छा मिल रहा है? दाम भी अच्छा मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं किस तरह जीरा का रेत है, जो नदी का गंगबरार जमीनें होती है जहाँ तरबूज लगाए जाते हैं। तो ऐसे आप तमाम जो बेकार इलाके रहते हैं, रेत से पटे हुए इलाके होते हैं, आज आप देख रहे हैं किस तरह तरबूज की फसलें लहलहा रही है। और लगातार पिछले 2 सालों से किसान जिस तरह परेशानी झेल रहे थे और लगातार जिन तरबूज को फेंकना पड़ रहा था, पिछले वर्षों की हम बात करें 2 रुपये किलो तक तरबूज बिका था। इस साल अच्छे पैदावार के साथ अच्छे दाम भी मिल रहे हैं, जिससे तरबूज किसानों के चेहरे पर मुस्कान है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बगहा। और बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा अपने 2 दिवसीय दौरे को लेकर गया पहुंच गए, जहां उन्होंने ऐतिहासिक विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना की और साथ ही वहां पर शक्तिपीठ मां मंगला गौरी की भी पूजा अर्चना की। आपको बताते चले कि प्राचीन विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह में मुन्ना लाल गुप्ता ने उन्हें पूजा संपन्न कराया और इसके बाद वो शक्तिपीठ मां मंगला गौरी के दरबार में भी पहुंचे, जहां उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध समृद्धि और राष्ट्र की उन्नति के लिए प्रार्थना की और इसके बाद वो गया संग्रहालय में बाल युवा संसद कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे। जगत पालक, जगत पिता के रूप में बिहार की समृद्धि, राष्ट्र की उन्नति के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान में सब लोग का कल्याण हो। और अब बात भागलपुर की। भागलपुर के शहबाज नगर में लोग नशा मुक्ति के लिए खुद से पहल कर रहे हैं। 15-15 की टोली बनाकर नशा खुरानी गिरोह का वो पर्दाफाश कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। रत जगह करते ये लोग, हाथों में लाठी डंडे लिए लोग किसी इंसान से लड़ने नहीं जा रहे, बल्कि लोगों का ये समूह समाज की नसों में घुलते नशे से लड़ने जा रहा है। ये तस्वीरें हैं भागलपुर के शाहबाज नगर की। यहाँ नशेबाजों पर नजर रखने के लिए मोहल्ले के लोग हाथ में लाठी टॉर्च लेकर रत जगा करते हैं। शहर के इस इलाके में कभी ब्राउन शुगर से लेकर दूसरे नशीले पदार्थ की बिक्री खुलेआम होती थी, लेकिन अब पहरेदारी के बाद से नशे का खेल बंद हो गया है। वकील वकालत करते हैं, हफ्ता में 1 दिन उनकी ड्यूटी होती है। जो पंचायत के जिम्मेदार हैं उनकी ड्यूटी रोजाना होती है, वो 30 दिन। और ये जो अभियान चल रहा है, मैं तो यही कहूँगा कि इस तरह का अभियान जहाँ भी नशा हो रहा है, नशा का कारोबार हो रहा है, इस तरह से लोग अगर माने के करना शुरू कर दें तो बहुत जल्द सुधार आएगा। और ये जिस तरह का सुधार यहाँ हुआ है और हम लोग को सुधार देखने को मिला है, और भी जगह अगर इस तरह का कार्य हो तो हम समझते हैं कि ये नशा से मुक्त हो जाएगा बिहार। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात को पहरेदारी करने की वजह से यहाँ नशाखोरी और नशे की सौदेबाजी बंद हो गई, जिससे हमारी युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में जाने से बच रही है।
पहरा दे रहे हैं तो कंटिन्यू ये पहरा हम लोगों का लगभग 9 महीने से चल रहा है और 9 महीने से हम लोग डेली रात में पाली बना के अटेंडेंस बना के सब पहरा देते हैं। 15-15 का ग्रुप रहता है। 3 जगह पर हम लोग जहाँ जहाँ मोहल्ले में एंट्री है उस गेट पर सब लोग इकट्ठा होकर रात भर जागते हैं। निश्चित ही इस तरह की सकारात्मक पहल से क्षेत्र में शांति का माहौल है। अगर ऐसी ही पहल हर शहर के लोग शुरू कर दें तो नशाखोरी को जड़ से खत्म किया जा सकेगा। एक अभियान के वजह से युवा जो हैं वो नशा से तो दूर हो ही रहे हैं, साथ ही यहाँ के जो लोग हैं वो भयमुक्त होकर रह रहे हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। और राजधानी रांची में ऐतिहासिक शिव मंदिर बन रहा है जिसका काम जो है वो अंतिम चरण में, और इसे बनाने के लिए ओडिशा और कर्नाटक के कारीगर जुटे हुए हैं। खास बात इस मंदिर की यह है कि इसका जो शिवलिंग है वो 108 फीट ऊंचा है, जो देश का सबसे ऊंचा दूसरा शिवलिंग होगा। रिपोर्ट देखिए। रांची के ऐतिहासिक चुटिया में देश का दूसरा सबसे ऊंचा शिवलिंग स्थापित किया जा रहा है। यहाँ शिवलिंग 108 फीट ऊंचा है, जो देश भर में दूसरे स्थान पर है। इस शिवलिंग की ऊंचाई कर्नाटक स्थित कौटल्य लिंगेश्वर मंदिर जितनी है। स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित सुरेश्वर महादेव धाम का कार्य 2012 में शुरू हुआ था, जो अब अंतिम चरण में है। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 3 मई से 7 मई तक होना है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा में वाराणसी के साथ ही दूसरे राज्यों से भी विद्वान आएंगे। 2012 में हम लोग विचार किए कि एक मंदिर बनाना है। एक विजय सिंह थे इंजीनियर, उनसे हम लोग डिजाइन के लिए बोले कि भाई आप एक डिजाइन बना के दीजिए, तो उन्होंने एक इस तरह का डिजाइन बना के दिया, तो हम लोग को तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लिए और अप्रैल 2012 से हम लोग स्टार्ट किए हैं इसको। सुरेश्वर महादेव मंदिर की परिधि 625 वर्ग फीट है। इस मंदिर की खासियत ये है कि स्वर्णरेखा नदी के किनारे होने से यहाँ जलाभिषेक के लिए जल लाने के लिए श्रद्धालुओं को दूर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। मंदिर की एक विशेषता ये भी है कि अगर मंदिर के अंदर शंखनाद हुआ तो इसकी आवाज करीब 1 मिनट तक गूंजती रहेगी। वहीं इसके साथ ही दरवाजे की सज्जा हर किसी को आकर्षित करेगी, क्योंकि दक्षिण के मंदिरों की तरह इस मंदिर के दरवाजों पर भी पीतल की नक्काशी की गई है। वो पत्थर जिसको हम लोग शिवलिंग के रूप में यहाँ पर लाए हैं, उसकी खासियत ये है कि ये जो नर्मदेश्वर पत्थर उसको कहा जाता है, ये नर्मदा नदी में पाया जाता है। इसको हम लोग यहाँ पर लाए हैं। ये बनारस से एक कंपनी है, वहाँ के लोगों ने हम लोगों को बना करके दिया। हम लोग वहाँ पर गए थे, कई चीज़ों को देखा, लेकिन देखने के बाद हम लोगों ने पसंद किया कि नहीं, हमको यही चीज़ चाहिए, और ये चीज़ हम लोग लाए हैं जहाँ पे भक्तों के सामने इसको रखेंगे। और निश्चित रूप से इसकी जो कारीगरी है, इसके ऊपर में जो नाग के आकार आप देखेंगे, वो भी अपने आप में अप्रूपी होगा। और मैं कह सकता हूँ कि झारखंड में शायद ऐसी कारीगरी अभी तक फिलहाल नहीं हुई होगी। नर्मदा नदी से निकले पत्थर से बन रहे शिवलिंग की ऊंचाई इतनी अधिक है कि लोग कई किलोमीटर दूर से ही भगवान भोले शंकर के दर्शन कर सकते हैं। साथ ही 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन भी एक जगह ही हो सकेंगे। तो बस इंतजार करिए 3 मई का, जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये मंदिर जीवंत हो उठेगा। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।